आज हम गवादर की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, ये इंतहाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट है अमेरिका के लिए। इंडियन ओशन पे कंट्रोल हासिल कर लिया तो वो एशिया के ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लेगा। इंडियन ओशन के मुख्तलिफ रास्तों से चीन का ये तेल गुजरता है। चीन अपने ऑयल को गवादर के थ्रू सिंक्योंग प्रोविंस में लेके आता है। कितना ज्यादा डिस्टेंस रिड्यूस होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, रॉबर्ट कैपलन ये वो स्ट्रैटेजिस्ट है जिनका नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट में आता है। इन्होंने कहा कि जब मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं होता तो मैं मैप खोल लेता हूँ और मैप को जब देखता हूँ तो मेरे जहन में आइडियाज जनरेट होते हैं। इसी तरह 10 साल कबल उन्होंने एक मैप ओपन किया। जब इंडियन ओशन को उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो रॉबर्ट कैपलन की नजर गवादर के ऊपर पड़ी और जैसे ही उसने गवादर को देखा और उसका एनालिसिस शुरू किया तो वो हैरान रह गया। कैपलन ने कहा कि इट इज अ प्लेस ऑफ वंडर्स, कि गवादर की ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि पूरे इंडियन ओशन में ऐसा कोई पोर्ट है ही नहीं जो गवादर का मुकाबला कर सके। अगर गवादर को फुल्ली तौर पर ऑपरेशनलाइज किया जाए और इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज किया जाए तो गवादर का कोई भी पोर्ट मुकाबला नहीं कर सकेगा। बदकिस्मती से हमारे पास इतना अनमोल खजाना है गवादर की सूरत में, लेकिन अभी तक हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया। बहुत सारे वजूहात है, लेकिन आज हम गवादर की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गवादर की लोकेशन क्या है। जब हम गवादर की लोकेशन को देखते हैं तो ये गवादर का एरिया है, ठीक है। इसके ईस्ट में कराची है और जो कराची का गवादर से फासला है वो 476 किलोमीटर है। इसी के साथ साथ गवादर से जो इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स है और नेवल जो बेसिस है उसका फासला तकरीबन 1280 किलोमीटर बनता है। लेकिन जो एयर फोर्सेस के बेसिस हैं इंडियन एयर फोर्सेस के, जो कि नालिया और बज में वाक़ हैं, वो 650 किलोमीटर के फासले पर हैं। इसी के साथ साथ ये तो हमने ईस्ट की बात की है। जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो यहां पे एक इंतहाई अहम स्ट्रीट है जिसको हम स्ट्रीट ऑफ हरमस कहते हैं। इससे जो गवादर का फासला है वो तकरीबन 660 किलोमीटर का बनता है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर गवादर से जो गल्फ ऑफ ओमान है उसका फासला तकरीबन 380 से 400 किलोमीटर बनता है। तो ये तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी और ये अरेबियन सी को टच करता है। अगर इसकी ज्योग्राफी को, इसकी लोकेशन को देखा जाए तो गवादर बुनियादी तौर पर डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। कौन कौन से रीजन्स हो गए? एक तो ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है इसको भी कनेक्ट करता है। ये ईस्ट एशिया के, जब चाइना से गवादर कनेक्ट होगा तो ये ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करेगा। इसी तरह जो सेंट्रल एशियन रीजन है इसको भी कनेक्ट करता है। सिमिलरली जो अफ्रीकन का रीजन है इससे भी ये कनेक्ट हो सकता है। और जब यहां से आप आएंगे तो ये यूरोप को भी कनेक्ट करेगा। तो गवादर डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है, इसीलिए कैपलन ने इसको अ प्लेस ऑफ वंडर्स कहा है और इसीलिए इसकी इतनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। अच्छा, आप लोगों के जहन में यह सवाल होगा कि गवादर पोर्ट पे काम कब शुरू हुआ? इनिशियली जब पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ एक पोर्ट थी और वो कराची पोर्ट। एंड देन पाकिस्तान ने पोर्ट कासिम भी बना लिया। लेकिन 1971 में पाक भारत जो जंग हुई उसमें भारत ने क्या किया कि चूंकि कराची बिल्कुल जो नेवल बेसिस थे वो भारत के बेसिस के साथ करीब थे, यहां से जो पाकिस्तान की पोर्ट इंस्टॉलेशंस थी वहां पर भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया। तो इसलिए एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो गया था कि भाई हमारे जो नेवल बेसिस हैं वो भारत के इंतहाई करीब है। पाकिस्तान ने फिर 1991 में यह सोचना शुरू किया कि हमें गवादर पोर्ट पे काम करना चाहिए। लिहाजा प्रॉपरली 1991 में गवादर के ऊपर फुल फ्लैज काम करना शुरू किया गया। एंड देन एक और वजह भी थी कि भाई हमने अपने नेवल बेसिस को थोड़ा सा दूर रखना है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने हासिल करनी है। और फिर
पाकिस्तान की जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने उरमारा में फिर नेवल बेस बनाई, जिसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 240 किलोमीटर बनता है। तो पहले तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही थे, अब ये बेस जो है वो इंडिया से थोड़ी सी दूर हो गई। इसी के साथ साथ कुछ और भी वजूहात, अगर आप उस वक्त को देखें तो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद डिफरेंट नए जो स्टेट्स हैं उन्होंने आज़ादी हासिल की। तुर्कमेनिस्तान ने, ताजिकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने, तो ये जो रियासतें थी ये आज़ाद रियासतें बनी। तो ये भी पाकिस्तान के जहन में था कि इन्होंने भी इनको भी हमने एक्सेस देना है। ये सारी लैंड लॉक कंट्रीज थी। इसी के साथ साथ चाइना भी मौशी तौर पर राइज कर रहा था। और एक और जो अहम रीजन थी वो पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट की लिमिटेड कैपेसिटी थी। ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। लिहाजा फिर पाकिस्तान ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स सोचे कि हमने गवादर के ऊपर काम करना है। और जब हम उन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को समराइज करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह था कि हमने इंडिया की जारहियत से अपने आप को सिक्योर करना है। एक तो सबसे बड़ा रीजन यह था कि हमने थोड़ा सा इंडिया से दूर चले जाना है। फिर इसी के साथ साथ एक और अहम रीजन यह था कि अपने आप को जो वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके नजदीक लेकर आना है, ताकि हमारी सर्वेलेंस जो है वो इन एरियाज के ऊपर अच्छी खासी हो। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक रीजनल हब पोर्ट बनाना है, क्योंकि गवादर जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के माइंड में यह था कि यह एक रीजनल हब पोर्ट के तौर पर सर्व करे। एंड फोर्थ जो रीजन था वो यह था कि हमने जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनको हम कार्स कहते हैं, अफगानिस्तान, चाइना, इनको हमने एक्सेस देनी है, एक्सेस टू चाइना एंड अफगानिस्तान। एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को हासिल करना था। लिहाजा ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान के माइंड में थे कि हमने इन ऑब्जेक्टिव्स को गवादर पोर्ट के थ्रू अचीव करना है। अब आते हैं कि भाई गवादर स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले जो मैंने आपसे तमहीद में इस बात का जिक्र किया था कि गवादर के बिल्कुल करीब तकरीबन 660 किलोमीटर के फासले पे स्ट्रेट ऑफ हर्मज है। स्ट्रेट ऑफ हर्मज वो नैरो कॉरिडोर है जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन 20% जो ऑयल है वो इस कॉरिडोर से गुजर के जाता है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो 13 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल रोजाना यहां से गुजरकर मुख्तलिफ ममालिक के पास जाता है। तो ये इसीलिए गवादर इतना इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये पाकिस्तान के करीब है। अभी जो ईरान इजराइल जंग हुई थी, ईरान ने कहा था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हर्मज को क्लोज कर दूंगा। जब ईरान ने यह ऐलान किया तो पूरी दुनिया में तशवीश की एक लहर दौड़ गई कि भाई अगर ईरान ने यह स्ट्रीट बंद कर दिया तो हमारी मईशतों का क्या हाल होगा। लिहाजा ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हर्मज कहते हैं। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी के साथ साथ फिर जब हम देखते हैं वो कार्स का आ जाता है, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं। अब यहां पे ये जो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड इवन अफगानिस्तान, ये तमाम लैंड लॉक कंट्रीज है। यानी इनको डायरेक्ट सी तक एक्सेस हासिल नहीं है, गर्म पानी तक इनको रसाई हासिल नहीं है और ये बड़े रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। अगर मैं आपको एक प्रूवन इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बताऊं तो तकरीबन 30 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ये प्रूवन रिजर्व्स हैं जो कि यहां पे पाए जाते हैं। इसी तरह 11,700 बिलियन क्यूबिक मीटर ये
नेचुरल जो गैस है वो यहां पे पाई जाती है। इवन जो कीमती रिसोर्सेज हैं डिफरेंट मदनियात की शक्ल में, मिनरल्स की शक्ल में, वो भी यहां पे पाए जाते हैं। यहां पे अच्छे खासी तादाद में गोल्ड है, फिर यूरेनियम, दीगर भी अहम जो एलिमेंट्स है वो यहां पे पाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हो, आप तो अपने जरूरत के जितनी भी आपकी जरूरत होती है वो तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बाकी क्या क्या करेंगे? अगर आप इसको बेचेंगे नहीं, खरीद फरोख्त नहीं होगी, तो वो एक बोझ ही आपके ऊपर बन जाएगा। अब ये बेचारे इसको बेचना तो चाहते हैं, लेकिन ये किस रास्ते से इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट वार्म वाटर तक एक्सेस हासिल नहीं है। तो इनके लिए जो सबसे सूटेबल रूट है वो गवादर का बनता है। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान जो है वो गवादर से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर है। उज़्बेकिस्तान जो है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर के फासले पर है। सिमिलरली ताजिकिस्तान जो है वो भी 2200 किलोमीटर के फासले पर है, और जो कजाकिस्तान है वो भी तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर के फासले पर है। अब यहां पे आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि असद साहब, आप तो ये बता रहे हैं कि ये सबसे जो सूटेबल रूट है वो गवादर का पड़ता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान की तो का बॉर्डर भी ईरान के साथ है, तो ये ईरान का रूट इनके लिए क्या सूटेबल नहीं है? बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ है, और इवन जो ईरान का चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट है वो गवादर के मुकाबले में तुर्कमेनिस्तान को नजदीक पड़ता है। लेकिन मसला क्या है कि तुर्कमेनिस्तान का ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एक रोड के जरिए लिंक बन रहा है, जो हेरात जो अफगानिस्तान का एरिया है और कंदहार, ये ऑलरेडी आप यहां से डायरेक्ट आ सकते हैं गर्म पानी तक। और दूसरी सबसे अहम रीजन ये है कि ईरान के ऊपर चूंकि सैंक्शंस है, यूएस का प्रेशर भी है, लिहाजा इसलिए ये मुल्क इनको अवॉइड करते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन रूट है वो गवादर का ही इनको पड़ता है। ये तो सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के केस की मैंने बात की, लेकिन जब आप उज़्बेकिस्तान को देखते हैं, ताजिकिस्तान को देखते हैं, कजाकिस्तान को देखते हैं, तो उनके लिए सबसे जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला रूट पड़ता है वो गवादर का ही पड़ता है। तकरीबन 200 किलोमीटर के लगभग ये रूट जो है ये शॉर्ट है, इसीलिए ये गवादर पोर्ट जो है इन सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए बड़ी अहमियत का हामिल पोर्ट है। अब यहां पे एक और सवाल उठता है कि इनके पास अल्टरनेटिव रूट्स भी है। बिल्कुल है। वो कौन कौन से है? एक नॉर्दर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है, और एक ईस्टर्न रूट है। सॉदर्न रूट 1 है, सॉदर्न रूट 2 है। आप ठीक सोच रहे हैं, इनके पास नॉर्दर्न रूट भी है, लेकिन इन रूट्स के का जब आप कंपैरिजन गवादर के साथ करते हैं तो गवादर एक बेस्ट रूट के तौर पर साबित होता है। क्यों? नॉर्दर्न रूट बेसिकली ये ब्लैक सी के साथ इन ममालिक को कनेक्ट करता है, लेकिन वो रशिया के थ्रू करेगा और रशिया की डोमिनेंस होगी, लिहाजा इसलिए ये इतना फिजिबल रूट नहीं समझा जाता। फिर हम वेस्टर्न रूट की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न रूट जो है ये बेसिकली जॉर्जिया और टर्की से सेंट्रल एशियन ममालिक जो है वो तजारत कर सकेंगे बजरिया जॉर्जिया एंड टर्की। अब जॉर्जिया के बहुत सारे कुछ इलाका जात है, तुर्की के कुछ जो कुर्दिश एरियाज हैं वहां पे इंस्टेबिलिटी भी है, और इन रूट को अनसर्टन भी समझा जाता है, लिहाजा ये रूट भी इन लोगों के लिए इतना फिजिबल नहीं है। तीसरा ईस्टर्न रूट है जो कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डायरेक्ट चीन तक एक्सेस दे देता है। अब यहां पे एक मसला है कि ठीक है ये चीन के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकेंगे, लेकिन फिर ये जो मिडिल ईस्ट है उसके साथ किस तरह कनेक्ट होंगे, जो अफ्रीकन रीजन है उसके साथ किस तरह कनेक्ट होंगे, जो यूरोपियन रीजन है उसके साथ किस तरह कनेक्ट होंगे। लिहाजा ये रूट तो सिर्फ इनको चाइना के साथ मिलाता है, बाकी जो डिफरेंट रीजन है उनके साथ इन ममालिक को कनेक्ट नहीं करता। अब आ जाते हैं एक और रूट के ऊपर जो साउदर्न रूट 1 है। अब ये साउदर्न रूट 1 जो रूट है ये बेसिकली ईरान से सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं ये ईरान के जरिए मुख्तलिफ रीजन के साथ कनेक्ट होते हैं,
लेकिन जो मैंने पहले अर्ज किया कि ईरान से एक तो बाकी जो उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इनका फासला भी ज्यादा पड़ता है। और दूसरी अहम बात यह है कि चूंकि यूएस के सैंक्शंस है, अगर आप तिजारत करते हैं तो अमेरिका आपके ऊपर भी पाबंदी लगा सकता है, लिहाजा ये रूट भी इनके लिए इतना फीजेबल नहीं है। जो सॉदर्न टू रूट है ये इनके लिए एक बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि ये रूट जो है एक तो चीन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, फिर आपको जो मिडिल ईस्ट है इसके साथ कनेक्ट कर लेगा, अफ्रीका के साथ कनेक्ट कर सकता है, और फिर इस रूट के जरिए आपको यूरोप के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और अरेबियन सी तक आपको मुकम्मल एक्सेस दे सकता है। लिहाजा जो गवादर का रूट है ये इंतहाई अहम रूट है और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को डिफरेंट रीजन्स के साथ जोड़ सकता है और वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दीगर जो कंट्रीज हैं उनसे भी मुख्तलिफ चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और कंट्री आ जाती है जिसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है चीन। सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि चीन के लिए इतना अहम क्यों है। पहली बात तो यह है कि चीन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला मुल्क है और तकरीबन 70% से ज्यादा चीन जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करता है और 60% से ज्यादा ऑयल जो है वो इन्हीं जो अरेबियन सी है यहां से चीन का गुजरता है, जो स्ट्रेट ऑफ हर्मज है यहां से गुजरता है। अब चीन अगर यहां से तेल लेकर आता है और इधर लेकर आने की कोशिश करता है तो ये जो फासला पड़ता है तकरीबन 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पड़ता है, 16,000 17,000 बताया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पे एक और बड़ा मसला है कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है एक तो बहुत पेचीदा है जब ये इतना लंबा रूट काटता है और मुख्तलिफ जो एंटी चाइनीज स्टेट्स हैं वो भी रास्ते में बैठे हुए हैं, इंडिया है, फिर इसी तरह यूएस के डिफरेंट एलाइज हैं, इवन यूएस के खुद जो नेवल प्रेजेंस है वो भी इस इंडियन ओशन में मौजूद है। तो इंडियन ओशन के मुख्तलिफ रास्तों से चीन का ये तेल गुजरता है। लिहाजा एक तो यह है कि जब इस रूट से जाता है तो काफी लंबा पड़ता है। अगर यही चीन अपने ऑयल को गवादर के थ्रू सिंक्योंग प्रोविंस में लेके आता है तो यह तकरीबन 2800 से 3500 किलोमीटर का रास्ता बनता है। अब जरा खुद सोचिए कि कितना ज्यादा डिस्टेंस रिड्यूस होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगर गवादर को यूज करे तकरीबन $2 बिलियन सालाना जो है वो अपनी बचत कर सकता है। फिर इसके साथ साथ एक और अहम इशू है जो चीन गवादर को यूज करना चाहता है। चीन जब इस रास्ते से गुजरता है या अफ्रीका से कोई तेल वगैरह आते हैं तो यहां पे एक, चूंकि मैप में क्लियर नहीं आ रहा, एक स्ट्रीट है जिसको हम मलाक्का स्ट्रीट कहते हैं। यह इंतहाई एक नैरो कॉरिडोर है। अब यहां पे इसके इर्द गिर्द यूएस की नेवल प्रेजेंस भी है और जब यह ट्रेड वहां से जाती है इंडिया भी दरमियान में बैठा हुआ है। चीन को यह खतरा है कि अगर मेरे मुखालिफ मुल्क इस नैरो कॉरिडोर को बंद कर देते हैं या मेरे शिप्स के ऊपर अटैक करते हैं तो मेरी मईशत तो बैठ जाएगी। इसीलिए हम सियासत की जुबान में इसको हम कहते हैं मलाका डायलेमा। कि भाई चीन को मलाका डायलेमा है। अब मलाका डायलेमा का हल क्या है? उसका सिर्फ एक ही हल है एंड दैट इज गवादर का इस्तेमाल। अगर आप गवादर का रूट यूज करेंगे, पाकिस्तान के थ्रू अपना ऑयल इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट चीजों को करेंगे, तब आप अपने आप को मलाका डायलेमा से बचा सकते हैं। तो सबसे जो फीजिबल और बेहतरीन रूट है वो गवादर का है। इसलिए अगर चीन मलाका डायलेमा से अपने आप को बचाना चाहता है तो चीन को गवादर का जो रूट है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अब इंडियन ओशन के डिफरेंट जो रूट्स हैं मलाका को यूज करता है और गवादर को यूज नहीं करता, तब चीन के लिए मसाइल पैदा हो सकते, क्योंकि एडवर्सरी बैठा हुआ है, वो कभी भी मिसकैलकुलेशन के जरिए या एडवेंचर के जरिए आपके ऊपर अटैक कर सकता है और आपकी मीशत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इसके साथ साथ चीन ने अगर मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट होना है, चीन ने अगर अफ्रीका के साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए भी जो सबसे बेहतरीन रूट है वो यही है। अब जरा खुद सोचिए कि अगर चीन उधर से घूम के यहां पे आता है तो कितना फासला होगा। अगर चीन यहां से घूम के मिडिल ईस्ट आता है, इवन यूरोप के साथ कनेक्ट होता है, तो बहुत ज्यादा फासला इसके लिए दरकार होगा और काफी दिन लगेंगे। लेकिन आसानी के साथ आप चीन जो है वो डायरेक्ट मिडिल ईस्ट के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर सकता है,
अफ्रीका के साथ भी कनेक्ट कर सकता है और इसी रूट के जरिए वो यूरोप के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। एंड देन जो ये वाखान कॉरिडोर है इसके जरिए अपने आप को सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। लिहाजा चीन के लिए भी गवादर इंतहाई अहम एक पोर्ट है। और एक ये भी कहा जाता है, कैप्टन तो ये भी कहता है कि अगर चीन ने यहां पे अपनी नेवल बेसिस बना लिया, अगर चीन ने यहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंश्योर कर लिया, तो वो अरेबियन सी को डोमिनेट कर लेगा और इंडियन ओशन के ऊपर भी अब कंट्रोल हासिल कर सकता है, क्योंकि इंडिया का जो अब ज्यादातर तेल है वो अरेबियन सी से ही गुजरता है। लिहाजा जब यहां पे चीन होगा तो वो इंडिया के ऊपर भी नजर रख सकेगा और अमेरिका के जो वाइटल इंटरेस्ट है उनके लिए भी एक खतरा साबित हो सकता है। बहरहाल अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि आपने चीन के बारे में बता दिया, असद हमें अमेरिका के बारे में बताइएगा कि अमेरिका के यहां पे क्या इंटरेस्ट है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का शुरू से तकरीबन जो 20वीं सेंचुरी है तब से अमेरिका इस इंडियन ओशन जो रीजन है इसमें इन्वॉल्व है और अमेरिका महान की प्रोफेसी पे काम कर रहा है, क्योंकि महान ने कहा था दोज हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन डोमिनेट्स द एशिया, कि अगर किसी मुल्क ने इंडियन ओशन पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो वो एशिया के ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लेगा, और जब आप एशिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे तब आप दुनिया के ऊपर रूल कर सकेंगे। लिहाजा अमेरिका इसी प्रोफेसी को लेकर अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका पर्शियन गल्फ आया। मेन मकसद क्या था कि उन्होंने रशिया को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उसके बाद कोल्ड वॉर में भी अमेरिका ने यहां पे इंगेजमेंट शुरू कर दी थी, मिलिट्री प्रेजेंस भी, और यहां पे इन बेसिस के ऊपर भी अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की इंडियन ओशन में, और जो डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। अमेरिका के जहन में था कि भाई इन एरियाज से किस तरह मैंने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है और इसके साथ साथ किस तरह मैंने जो इंपॉर्टेंट जो वाइटल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनके ऊपर किस तरह नजर रखनी है, उनको किस तरह डोमिनेट करना है। 9/11 में अमेरिका की जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक बयान जारी किया कि भाई ये जो अफगानिस्तान और ये जो रूट है ये इंतहाई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट है अमेरिका के लिए। और ये बयान क्यों जारी किया गया था? उसमें कहा गया था कि अगर अमेरिका ने फ्यूचर में सेंट्रल एशियन स्टेट से नेचुरल रिसोर्सेज को अपने मुल्क लेकर आना है या एलाइज को देना है तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन रूट है वो ये है। इसलिए अमेरिका के लिए भी गवादर इंतहाई अहम है, क्योंकि यही एक बेहतरीन रूट है जो कि अमेरिका को सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ जो नेचुरल तेल है या गैस है या डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उन तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। और इसके साथ साथ अमेरिका की एक ये भी माइंड में स्ट्रैटेजी थी कि जो रिमलैंड है, इसका मैंने डिटेल में हमने जो एक वीडियो बनाई थी डिफरेंट जियोपॉलिटिक्स के जो थ्योरिस्ट है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि रिमलैंड क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। लिहाजा जो डिफरेंट कोस्टल एरियाज है एशिया में उसके ऊपर भी अमेरिका तसल्लुत कायम करना चाहता था, वो इन मुल्क को डिक्टेट करना चाहता था। इसलिए भी अमेरिका की यहां पे अच्छी खासी प्रेजेंस है और अभी भी अमेरिका इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहता। जो रिसेंट पाकिस्तान के साथ डील भी हुई है, अमेरिका ने क्या कहा कि हम इस एरिया में ऑयल रिफाइनरीज लगाएंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना स्ट्रेटेजिकली अहमियत का हामिल एरिया है। इसी के साथ साथ फिर अमेरिका की ऑफशोर जो मोबाइल फोर्सेस हैं वो भी आपको जहन में रखनी चाहिए। और अमेरिका अब भी इस रीजन में डिफरेंट नेवल बेसिस को हासिल करना चाहता है। इसके ऊपर हम किसी और दिन तफसील से बात करेंगे। और एक और जो रीजन है जिसमें अमेरिका बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, अमेरिका इस एरिया को गवादर को चाइना का जिब्राल्टर समझता है और अमेरिका ये समझता है कि अगर चीन यहां पे बैठ गया तो फिर मेरे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकेंगे। इसलिए इंडिया और अमेरिका की कोशिश ये है कि चीन जो है वो यहां पर ना बैठे। इवन इंडिया की तो ये कोशिश है कि ये जो गवादर पोर्ट है इसको जिस कदर हो सके डिस्टेबलाइज किया जाए, यहाँ पे डिफरेंट तकरीबकारी की जाए ताकि ये बन ना सके, क्योंकि अगर ये बनता है तो फिर ये पूरी दुनिया में एक सबसे
मोस्ट इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक पोर्ट हब साबित होगा। अब यह आम सवाल उठता है कि आपने इंडिया का जब जिक्र छेड़ा तो यह बताइएगा इंडिया के लिए कैसा है। असल में इंडिया जो है पूरे इंडियन ओशन को इंडिया लेक समझता है, इंडियन लेक समझता है। और यह भी मैं आपके सामने रखता चलूं कि इंडिया की जो ज्यादातर तिजारत है, 90% जो ट्रेड है वो सी बोर्न है, और 60% से जो ज्यादा तेल है वो इसी अरेबियन सी से गुजर के जाता है। अब अगर यहां पे पाकिस्तान की नेवल प्रेजेंस होगी, और चूंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया ये गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हर्मज और जो डिफरेंट अरेबियन सी में सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके नजदीक है, तो पाकिस्तान हर चीज को देख रहा होगा। इंडिया इसलिए इससे फेयर करता है और कोशिश में लगा हुआ है कि इस रीजन को डेवलप ना किया जाए। इंडिया क्या कर रहा है, जो फितनतुल हिंदुस्तान है और फितनतुल खवारिज है उनको स्पॉन्सर कर रहा है कि जो गवादर का एरिया है या बलूचिस्तान का जो एरिया है यहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, यहां इंसर्जेंसीज को हवा दे रहा है, लोगों को रियासत के खिलाफ भड़का रहा है। क्योंकि अगर यह रीजन डेवलप होता है तो इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है और इंडिया इसी कोशिश में लगा हुआ है कि इस गवादर पोर्ट को जिस कदर हो सके नुकसान पहुंचाया जाए। यहां एक बात याद रखना जरूरी है कि अगर इंडिया अपनी जो जरहाना पॉलिसी है, एग्रेशन जो है उससे बाज आता है तो पाकिस्तान इंडिया को बहुत सारा रूट प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया को डायरेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो ऐसा नहीं कर रहा। वो सिर्फ जो फोर्स के ऊपर बिलीव करता है, वो दहशतगर्दी के ऊपर बिलीव करता है। इसीलिए इंडिया जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पे नहीं आ रहा। अब इंडिया के पास एक अल्टरनेटिव रूट है। इंडिया यहां से ईरान के जरिए सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अब मसला यह है कि जो रिसेंट वॉर हुई थी ईरान इजराइल के दरमियान, उस वॉर में रा और मुसाद के जो एजेंट्स थे उन्होंने ईरान के खिलाफ इजराइल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, और इन्हीं रॉ के एजेंट्स के जरिए ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लिहाजा अब इंडिया और ईरान में भी अच्छी खासी दरारें पैदा हो चुकी हैं और इंडिया इस डायलेमा का शिकार हो गया कि भाई मैं क्या करूं। एक तो मुझे जो डिफरेंट लैंड रूट्स हैं उन तक एक्सेस ही नहीं है, और फिर इंडिया सोच रहा है कि मुझे चीन जो है वो 3 तरफ से घेर रहा है, एक पाकिस्तान की तरफ से, दूसरा म्यांमार की तरफ से और तीसरा तिब्बत की तरफ से। लिहाजा इंडिया के लिए इस वक्त सीरियस जो सिक्योरिटी डायलेमा है वो क्रिएट हो चुका है। बहरहाल आपने आज इस वीडियो में जान लिया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक और भी अहम सवाल ये उठता है कि चूंकि हमने यूरोप का जिक्र किया, यूरोप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूरोप के लिए भी ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सब जानते हैं कि चीन बीआरआई के ऊपर तेजी के साथ काम कर रहा है और चीन जो डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर भी कर रहा है। अब चूंकि इन यूरोपीय कंट्रीज ने चीन के साथ कनेक्ट होना है, यहां से गुड्स ने आना है और जाना है, अब जो यूरोप के लिए सबसे बेहतरीन और शॉर्ट रूट है वो भी यही गवादर का पड़ता है। अगर यहां पे ये पोर्ट फुली ऑपरेशनलाइज होता है तो यूरोप से जो सामान आएगा वो यहां पे ऑफलोड भी होगा, यहां से ऑनलोड भी होगा। तो ये जो है ये रूट यूरोप के लिए भी एक इंतहाई अहम रूट है, इसलिए यूरोप के लिए भी इसकी सिग्निफिकेंस है। तो आपने जान लिया होगा कि गवादर स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट रूट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ये बूस्ट करता है, और अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो किस तरह पाकिस्तान अपने आप को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकता है। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।